तो दोस्तों, टीम इंडिया एक छोटी सी बाधा के बाद एक बार फिर विनिंग ट्रैक पर वापसी कर चुकी है। 22 तारीख को हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला हारते हैं और 26 तारीख को जिम्बाब्वे से मैच था जो कि हम जीत गए। लेकिन इन 3-4 दिन के अंदर भाई पूरी क्रिकेट कम्युनिटी में, इंडियन फैंस के मन में माहौल पूरा बदल गया था। भाई नैरेटिव चेंज होके रह गया था कि क्या हम यार जिम्बाब्वे से तो नहीं हार जाएंगे, जिस तरीके की परफॉर्मेंस चल रही थी। क्योंकि हम तो लगातार जीत के रथ पे सवार थे और साउथ अफ्रीका ने वो एक हार के साथ सभी के मन में एक डाउट सा क्रिएट कर दिया था। बट यहां पर दोस्तों मुझे लगता है, पर्सनली मैं ये फील करता हूं कि यार वो हार भी जरूरी थी, क्योंकि हम काफी लंबे अंतराल से, जब से ये T20 वर्ल्ड कप भी शुरू हुआ था उससे पहले भी हमने कई खामियां भी देखी थी बैटिंग लाइनअप में। और यहां पर भी जो ग्रुप स्टेजेस में हमारे मुकाबले गए, जहां बल्लेबाजों को थोड़ी परेशानी हो रही थी, उस चीज के लिए एक रियलिटी चेक बहुत जरूरी था और वो हमें साउथ अफ्रीका से मिला। तो यहां से अब हमारी गाड़ी कैसे चलने वाली है, क्योंकि देखो 2 हमने पड़ाव पार कर लिए हैं सेमीफाइनल्स में एंटर करने के लिए। पहला पड़ाव तो भाई साउथ अफ्रीका ने पार करके दे दिया, जहां उन्होंने वेस्ट इंडीज को मात दे दी। वो मैच भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अब यार मुझे ये लग रहा है कि साउथ अफ्रीका का जो माइंडसेट है ना, वो भी अमेजिंग है। वो सिर्फ T20 वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम करने के मूड में है। जिस तरीके से उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला, इंडिया के अगेंस्ट खेला, वो तो खैर वो उस ग्रुप से ही आ रहे हैं जहां पर उन्होंने बेहतरीन क्रिकेट खेली है। बट लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। क्या ये जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हमारी जो जीत है, ये विनिंग ट्रैक पर तो आ गई है, लेकिन क्या ये जीत हमारे लिए उस लेवल की रही है जिसने मतलब मन से हमें वो लगा कि यार मजा आ गया? नहीं दोस्तों, अभी तक जो हमने देखा था उसमें सुधार जरूर हुआ। बल्लेबाजी में हमने कुछ चेंजेस किए। संजू सैमसन को लाओ, वो हमने देखा कि उनको चिप इन किया गया। एक बार फिर संजू और अभिषेक की हमने जोड़ी देखी। यहां पर ईशान किशन को तीसरे नंबर पर लेके आए। सूर्या ने अपना वही 4 नंबर संभाला। 5वें नंबर पर हार्दिक पांड्या को लेके आए और 6ठे नंबर पर तिलक वर्मा गए। अब आप यहां पर ये देखो कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी पर तिलक वर्मा लेके आए। और भाई वो तो तिलक वर्मा ने तो अपना रिडेम्पशन मोड ऑन किया है। जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी करी लास्ट में आके, हालांकि जो मोमेंटम मिला हुआ था उस मोमेंटम को उन्होंने कैरी ही किया, लेकिन उन्होंने ये भी जस्टिफाई किया कि भाई मैं फ्लेक्सिबल हूं, मैं यहां पर भी बल्लेबाजी कर सकता हूं, थोड़ा समय खराब गया है, मुझ पर भरोसा करना बंद मत करो। ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। और टॉप ऑर्डर में जिस तरीके से हमने चेंजेस देखे, अभिषेक शर्मा के ऊपर से जो प्रेशर रिलीज हुआ है ना, वो खासतौर से संजू सैमसन ने किया है। क्योंकि अभी तक हमने देखा था पिछले 3-4 मैचेस में जो भी ओपोनेंट टीम थी वहां पर स्पिनर एक लगा दिया जाता था, क्योंकि ईशान और अभिषेक दोनों लेफ्टी थे और वहां पर उसी एक तरीके की गेंदबाजी हम कराकर दोनों में से किसी को बाहर निकाल सकते थे। लेकिन अब संजू के आ जाने से, एक राइटी के आ जाने से, यहां पर बॉलिंग डिपार्टमेंट, थोड़ा बॉलिंग प्लान्स जो है वो चेंज होते नजर आए। जिम्बाब्वे ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी, और जिम्बाब्वे की भी परफॉर्मेंस उस लेवल पर नहीं रही थी, गेंदबाजी उनकी उतनी बढ़िया नहीं रही जो हम कह सकते हैं कि यार एक अच्छी फाइट दी है। बट जो मोमेंटम जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हमने देखा वो काफी काबिले तारीफ था, जहां 3 बड़ी पार्टनरशिप्स भी लगी। 22 गेंदों में 48 रन की पार्टनरशिप आई थी संजू और अभिषेक के बीच। फिर उसके बाद 42 गेंदों में 72 रनों की पार्टनरशिप आई अभिषेक शर्मा, ईशान किशन के बीच। यहीं पर दोस्तों आखिरी जो पार्टनरशिप थी, जहां तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने 31 गेंदों में 84 रन जोड़कर माहौल पूरा बदल के रख दिया था और टीम इंडिया देखते ही देखते 256 पर पहुंच गई थी। तो ये जो हमें सेटअप नजर आया है एक बार फिर एक छोटी सी हार के बाद, ये हमें दर्शाता है कि यहां से टीम इंडिया की जो समस्याएं हैं उनका निवारण हो सकता है। लेकिन अब यार एक चीज और परेशानी में आ रही है कि या बल्लेबाजी थोड़ी सी सही नजर आ रही है, गेंदबाजी में यार परेशानी नहीं दिखाई दी है। मतलब ऐसी परेशानी है जो कि आप गौर करोगे ना, जिस चीज पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपको लगेगा कि यार यहां पर बॉलिंग डिपार्टमेंट भी थोड़ा सा हल्का सा यहां पर 19-20 का फर्क आया है। क्योंकि यहां पर जब आप पिछले 6 मैचेस देखते हो, इंडिया का रिपोर्ट कार्ड निकालते हो इस T20 वर्ल्ड कप का, तो 2 मैचेस ऐसे रहे जहां हमने यार रन्स कंसीड किए हैं, एंड दैट टू अगेंस्ट नीदरलैंड, जहां हम 17 रनों से जीतते हैं। 193 रन इंडिया ने बनाए थे और 176 तक नीदरलैंड पहुंच गई थी। एंड सेम गोज विद जिम्बाब्वे, जहां पर वो 184 तक पहुंच गए। 72 रन से हमने जीत दर्ज करी। एक डोमिनेटिंग तरीके से हमने जीता तो है, लेकिन ये डोमिनेशन और ज्यादा हो सकता था और पुख्ता तरीके से हो सकता था अगर हम ये मुकाबला 100 रन के आसपास से जीतते। ये 20-30 रन जो हमारे जो लग रहे हैं यहां पर कम है, वो और हो सकते थे। क्योंकि अब हमारा अगला मुकाबला है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, और वो यार डू और डाई है। जो टीम जीतेगी सेमीफाइनल्स का टिकट कटाएगी। तो यहां पर क्या प्लान्स हमारे एग्जीक्यूट हो सकते हैं? वरुण चक्रवर्ती हमारे मिस्ट्री स्पिनर थे, लेकिन लास्ट 2 मैचेस में भाई साहब
गदर काटा है बल्लेबाजों ने उनकी गेंदबाजी पर। मतलब जिस तरीके की उन्होंने बॉलिंग जिम्बाब्वे के अगेंस्ट करी, वहां पर भी वो उनको नुकसान हुआ था। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी वो काफी महंगे साबित रहे। तो हाल फिलहाल जब आप देखते हो, वरुण चक्रवर्ती के स्टैट्स भी कुछ उतने बढ़िया नहीं रहे हैं लास्ट 2 मैचेस में, एंड दैट शोज कि यार जिस तरीके की वो गेंदबाजी कर रहे हैं, क्या उसमें थोड़ा सा और परिवर्तन हो सकता है। जो शॉर्ट बॉल करवाई जा रही है, मतलब देखा हमने यही है कि उनके जो स्ट्रेंथ रही है उससे थोड़ा सा डाइवर्ट किया है, डिविएट किया है और थोड़ा शॉर्टर बॉल्स पे गए हैं। वो 4 ओवर में वो 35 रन दे गए, 1 विकेट लिया, 8.8 की इकॉनमी रही, एंड दैट्स नॉट वरुण चक्रवर्ती जिसे हम जानते हैं। तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ खासतौर से हमारे जो वो 5 मेन बॉलर्स हैं, जहां पर अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह आ जाते हैं, एंड देन हार्दिक पांड्या, ये 3 बॉलर्स हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती को भी बेहतर परफॉर्म करना होगा। अब यही लगता है कि यार ईडन गार्डन्स में मुकाबला है, और स्टैट्स ये बताते हैं कि भाई ईडन गार्डन्स में अभी तक वेस्ट इंडीज T20 वर्ल्ड कप का एक भी मैच नहीं हारी है। 2016 में भी इंडिया को मात दी थी, और यहां पर अभी तक की जो परफॉर्मेंसेस रही है, और मैं अभी भी बोलूंगा यार वरुण ने बहुत गेंदबाजी करी है ईडन गार्डन्स में। तो अब जिस तरीके से जो मैं अभी उसी बात पे आ रहा हूं कि 22 तारीख से 26 तारीख के बीच में जो हमारा नैरेटिव चेंज हुआ था, यहां पर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत उन्हें रन जरूर पड़े हैं, बट ईडन गार्डन्स का मैदान जहां वो इतनी गेंदबाजी कर चुके हैं, उम्मीद यही रहेगी कि वो एक बार फिर टीम इंडिया के लिए वही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सके जिसकी हम उम्मीद करते हैं। इन सब बातों के बीच में दोस्तों एक खिलाड़ी का नाम लेना बेहद जरूरी है, और वो है ब्रायन बेनेट। जिस तरीके की उन्होंने बल्लेबाजी करी, जिस तरीके की दृढ़ता दिखाई, 59 बॉल्स में 97 रन बनाए, 3 रन से चूके अपनी सेंचुरी से। और अगर आपको भी लगता है दोस्तों, कमेंट्स में जरूर बताना, ब्रायन बेनेट की यार सेंचुरी हो जानी चाहिए थी। ये चीज एक खिलाड़ी के लिए ना बहुत मोटिवेशन देती है कि यार वर्ल्ड कप के मैच में जहां वो अभी तक एक भी छक्का नहीं चढ़े थे, लास्ट मैच में जो ये इनका इंडिया के खिलाफ था 6 छक्के चढ़ देते हैं, और टीम इंडिया के खिलाफ उन्होंने किस तरीके की बल्लेबाजी करी वो हम सभी ने लास्ट नाइट देखा है। तो हेड्स ऑफ टू ब्रायन बेनेट। उनकी सेंचुरी होती तो और मजा आ जाता। मतलब एज अ फैन अगर आप देखें तो वहां पर लग रहा था कि ब्रायन बेनेट सेंचुरी मारते तो मैच कंप्लीट पूरी तरीके से हो जाता। राइट नाउ अब यहां पर दोस्तों बड़ी समस्या पे भी बात कर लेते हैं, और वो है वेस्ट इंडीज। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो कल दोपहर में मैच हुआ जहां वेस्ट इंडीज हारी, वो लग रहा था एक पॉइंट पे साउथ अफ्रीका ने उनकी वीकनेस भी दिखाई है, क्योंकि भाई ये प्रोटीज की टीम ना अलग ही लेवल पर खेल रही है। मैं पहले भी अभी वीडियो में बोला ना, वो माइंडसेट पे ही आए हैं कि भाई मुझे वो ट्रॉफी दिख रही है कि मतलब वो अर्जुन की तरह निशाना की भाई मछली की आंख, उसी तरीके से उन्हें सिर्फ T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिख रही है, और उसी तरीके से वो प्लान्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं हर टीम के अगेंस्ट। यहां पर दोस्तों वेस्ट इंडीज के खिलाफ हुए मुकाबले पर भी अगर आप गौर करते हो तो साउथ अफ्रीका ने जिस तरीके की गेंदबाजी करी, 83 पे 7 आउट हो चुके थे, और वहां से वो 172 पे गए। ऑल क्रेडिट गोज टू जेसन होल्डर एंड रोमारियो शेफर्ड, जिनकी शानदार बल्लेबाजी हमने देखी, जहां पर होल्डर 49 रन बनाते हैं 31 गेंदों में, और रोमारियो शेफर्ड की वो अर्धशतकीय पारी जिसने टीम को एक डिसेंट टोटल तक लाकर खड़ा किया। बट जिस तरीके की उनकी गेंदबाजी रही, वहां पर एक चीज और नजर आती है कि टीम इंडिया इस चीज को, जो उनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट है, उस पर ओवर पावर कर सकती है। उनके टीम इंडिया के जो बल्लेबाज हैं वो उसे ओवर पावर करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि जहां हमने देखा एडन मार्करम और क्विंटन डिकॉक की बल्लेबाजी, और फिर रियान रिकिल्टन की वो 45 रन की तेज तर्रार पारी, तो वो चीज हमें दर्शाती है कि जिस तरीके की क्रिकेट एडन मार्करम ने खेली, 177 का लक्ष्य जो था उसे उन्होंने बड़े आसानी से, बहुत ही इजी तरीके से चेस किया था। एडन मार्करम ने 46 बॉल्स में 82 रन बनाए। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वो थोड़ा गेम स्लो खेल रहे हैं। उन्होंने वो 178 की स्ट्राइक रेट से मैच खत्म किया। बट यहां पर बात आती है कि क्या वही एक विजन के साथ टीम इंडिया की बल्लेबाजी हमें देखने को मिल सकती है? टॉप ऑर्डर में कोई ऐसा है बल्लेबाज जो हिटिंग भी करे और मैच को भी चलाए, सिंगल डबल्स के साथ आगे बढ़ पाए? तो वो एक माइंडसेट है जिसको हमें लेके चलना है हमारे इस फाइनल मैच में, जहां डू और डाई सिचुएशन है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। उसकी मैं चर्चा करूंगा, प्रीव्यू हम लेके आएंगे और उस पर अलग से बात चर्चा करेंगे कि किस खिलाड़ी के खिलाफ कैसा परफॉर्मेंस हो सकती है। अभी के लिए दोस्तों अगर हम देखें तो इंडिया 2 पड़ाव पार कर चुकी है, एक आखिरी पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं जहां वेस्ट इंडीज के खिलाफ सुपर 8 का मैच हम खेलते नजर आएंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप, मैं, हम सभी पॉजिटिव रहें और उम्मीद यही जताएं कि बड़े आसानी से हम सेमीफाइनल्स तक का सफर तय कर सकें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द हाजिर होगा क्रिकेट की और तमाम अपडेट्स के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट गुरु।